तो कम से कम सरकार को, इलेक्शन कमीशन को एक अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में आयोजन किया था और हमने संकल्प लिया कि हमने हस्ताक्षर किए हैं, हमने अभियान चलाया है, देश भर में रैलियां प्रोग्राम करें, लेकिन राजधानी में हम लोगों ने आयोजन कर कर ये साबित करने की कोशिश की है कि देश में इलेक्शन कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और आपको अल्टीमेटली जवाबदेही जनता को आपको देनी पड़ेगी। इस बात को हमने साबित किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। प्रिया, अब मंच आपके हवाले करते हैं। प्रिया सहगल, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज़ एक, सब हमारे बीच आ चुकी हैं। प्रिया जी। थैंक यू एंड थैंक यू सचिन। आई मस्ट से शुरू में कि आपने इंडिगो को भी बीट कर लिया ऑन टाइम अराइवल से। थैंक यू फॉर कमिंग सो मच ऑन टाइम। लेकिन एंड टू कीप द ट्रैफिक थिंग गोइंग, कल मुझे बताया लोगों ने कि कल जो ट्रैफिक जैम हुआ था अकबर रोड में, उसके जिम्मेदार सचिन पायलट थे। आप लोगों को लॉन में मिल रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी लोग रुके आपसे बात करने के लिए एंड देयर वाज अ ह्यूज। कांग्रेस की रैली में देश भर से लाखों लोग आए थे। अब सर्दी के दिन हैं, जो दिल्ली आया है, शाम हो गई थी, बहुत से लोग वापस नहीं जा पाए थे, तो कुछ लोग रात को रुक गए थे। और जो कार्यकर्ता देश प्रदेश से आते हैं, उनका एक मन होता है कि दिल्ली में लोगों से मिलें, नेताओं से संपर्क करें, तो उस काम को हम हमेशा करते हैं। इसलिए हर रैली के बाद कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर कर हालचाल पूछना, और लंबे समय के बाद मुलाकात होती है उन दूर दराज के इलाके से आए हुए कार्यकर्ताओं से, तो अच्छा रहा। और मुझे लगा कि जैसा मैंने पहले कहा, इस आयोजन के माध्यम से कम जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि इस देश में भारतवर्ष का नाम एक सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम पर हम प्रसिद्ध हैं, उस क्रेडिबिलिटी पर कहीं कलंक ना लगे, ये कम से कम उनको अब जिम्मेदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। और ये मैं बताऊं, हम SIR और ये जो इलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे में आज से पहले कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, गड़बड़ियां दिख रही हैं, एक मकान में 200-300 लोग दिख रहे हैं जो जिंदा है, उनको मरा हुआ दिखा रहे हैं, नाम अगर कट रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि सवाल को उठाया जाए। और मुझे खेद है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक भी कोई भी स्पष्टीकरण या कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब अब तक दिया नहीं है। लेकिन ये जो डिबेट अभी चल रही है, आप कह रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया नहीं है। होम मिनिस्टर ने तो अच्छा जवाब दिया था, उनको काफी तारीफ। एक मिनट, हमने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से, तो गृह मंत्री जवाब क्यों दे रहे हैं? डिबेट तो आप ही ने इंसिस्ट करी थी, यही तो सरकार कह रही थी कि हम कैसे जवाब दें। देश के सामने इन आंकड़ों को रखें। लेकिन माफ करना, इलेक्शन कमीशन किसी दल, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी विचारधारा से बंधी नहीं है। दे आर अ न्यूट्रल प्लेयर। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अनबायस्ड होकर काम करें। वो लेफ्ट हैं, राइट हैं, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज अ independent constitutional body of a sovereign republic where it is their responsibility to conduct fair, transparent and satisfactory elections. प्रिया जी, कुछ साल पहले हम अखबार में पढ़ते थे कि निर्वाचन आयोग पहाड़ में, रेगिस्तान में जानवरों पर मशीन लादकर बैलेट बॉक्स डालकर ले आते थे। 3-3 दिन पैदल चलते थे पगडंडियों में, ताकि कोई दूर दराज इलाके में कोई एक परिवार रह रहा हो, उसकी वोट छूट नहीं जाए। मतलब इतना गंभीरता से हम लोगों ने इस इलेक्शन को हमेशा रखा है। और अब हम देख रहे हैं, चंडीगढ़ में आपने देखा, कैमरा के नीचे इलेक्शन ऑफिसर वोटों को गड़बड़ी कर रहा है, वोट कट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया को बदल दिया गया। जो वोटिंग के दिन CCTV फुटेज का कैमरा होता है, उसकी रिकॉर्डिंग आप 45 डेज में डिलीट कर रहे हैं। पर ये तो पुराना परंपरा थी कि विद इन 45 डेज यू हैव एन ऑब्जेक्शन। पेपर बैलेट के साथ भी यही परंपरा थी और ये अब CCTV में भी यही हो गई है। कोर्ट में जाएंगे 2 महीने बाद, कोर्ट बोलेगा प्रमाण दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने प्रमाण नष्ट कर दिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो निर्वाचन होता है, उसकी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रहते थे। अब वो बदल के रख दिया, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। अब 2 के बहुमत से आप मर्जी इसको बना दीजिए इलेक्शन कमिश्नर। अब ये कहा है कि आपको जीवन भर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। ये इम्यूनिटी जो है प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि इलेक्शन कमिश्नर को ये इम्यूनिटी दी है कि आप अपने कार्यकाल में और कार्यकाल के बाद भी आप पे कोई केस नहीं चलेगा, आपकी कोई जांच नहीं होगी? तो ये इम्यूनिटी देने का मकसद क्या है? पर जैसे कि होम मिनिस्टर ने जो 1-2-3 जवाब दिए थे थोड़े बहुत, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो परंपरा चल रही थी वोटर लिस्ट रिवीजन की, इट्स नॉट एनीथिंग न्यू, ये तो होती ही रही है विद इन डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम, वाजपेयी जी टाइम। 8 बार हुई है, हमारे टाइम में हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले जब SIR हुआ, कभी देश में चर्चा हुई? किसी को पता पड़ा कि BLO कौन है, कहाँ से आगे? 8-9 महीने चलता था। आज सैकड़ों BLOs ने आत्महत्या कर ली है। क्यों?
क्या प्रेशर है उनके ऊपर, क्या दबाव है उनके ऊपर, वीडियो सामने आ रहे हैं, लोग एक बीएलओ अपनी जान लेने पे विवश हो रहा है, कोई कारण तो होगा ना। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपको चुनाव से ठीक पहले 4 हफ्ते में करने की क्या जरूरत है? आप साल भर में करिए, इलेक्शन तो 4 साल के बाद है लोकसभा के। केरला में चुनाव चल रहे हैं पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, उसके साथ साथ आप एसआईआर करा रहे हैं। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में करने का मकसद क्या है? बीएलओ पे इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है? और हमारी ये डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट होती है एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हमको दे दे, हम भी चेक करें। वो नहीं देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे? ये सब सवाल हैं जिसका जवाब मुझे लगता है इसी को देना चाहिए। आज कल ही बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है एंड देव चोजन समवन जो हु इज फेयरली यंग आल्सो। तो इस तरह का जो मैसेजिंग जा रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस में भी कोई भी बन सकता है अध्यक्ष? एक ये भी मैसेज आ रहा है कि इट डजंट हैव टू बी दिल्ली का हेडक्वार्टर फेवरेट, इट इज आल्सो समवन हु इज यंग एंड समवन जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो इस कांग्रेस में आपको लगता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो बीजेपी में मिल रही है वो कभी मिलेगी कांग्रेस के लोगों को? देखिए, नए अध्यक्ष बने हैं उनकी पार्टी के, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। 2 बातें, आपने कहा बहुत ही यंग हैं, पता नहीं क्या उम्र है उनकी, 45-50 साल उम्र है। अब जिस पार्टी का जन्म 1984 में हुआ है, उस पार्टी का जो अध्यक्ष बनेगा उसमें कोई फ्रीडम स्ट्रगल वाला बनेगा नहीं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सन 57 से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो एक तो वो गैप है कि हमारी पार्टी 140 साल पुरानी है, 135 साल पुरानी है। एक दूसरा, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ तो खड़गे साहब ने नामांकन भरा, शशि थरूर ने नामांकन भरा, 2 लोग चुनाव लड़े। देश की प्रत्येक राजधानी में बैलेट बॉक्स रखे गए, हम लोगों ने वोट कास्ट किए और खड़गे साहब को अधिक वोट मिले, वो चुनाव जीत गए। ठीक है। अब जो बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, मुझे पता नहीं किसने अप्लाई किया, नामांकन किसने किया, वोट किसने किया, नॉमिनेट किसने किया, इलेक्ट किसने किया, लेकिन घोषणा हो गई। तो आप ये डिफरेंस देखिए। अच्छी बात है उनके जो अध्यक्ष बने, मैं जानता नहीं उनको कौन है, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन जो प्रोसेस है, कम से कम हमारी पार्टी में एक चुनाव हुआ, एक प्रोसेस हुआ, एक बंदा हारा, एक बंदा जीत गया, और जो हारे जो जीते वो सब हमारे, मैंने वोट डाला उसके अंदर, हमारे वोट से हार जीत हुई है। तो इस प्रोसेस को तो कम से कम हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो एक निर्वाचित मॉरल अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने लंबे अरसे से काम किया और हमारे वोट से अध्यक्ष बने हैं। और जो बेचारे हारे थे उनका क्या हाल हुआ? उनके बाद तो ही इज बीन टोटली साइडलाइन हो गया कि वो अब बीजेपी से फ्लर्ट कर रहे हैं। भाई वो चौथी बार के सांसद हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन उनको जब कैंपेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया, उसके बाद पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, उसके बाद उनको भी बिल्कुल ही चुपचाप कर दिया ना आपने। पार्लियामेंट में जो बोलने नहीं दे, वो तो स्पीकर है बोलने नहीं देते। पहली बात तो जो भाजपा के स्पीकर हैं, पिछले टर्म में 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया और टाइम कम मिलते, लेकिन हर एक को छूटे बोलने की। इंटरनली भी कांग्रेस में वही कर रहे हैं ना, कहीं लोगों को बोलने दे रहे हैं, कहीं लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपने ही कांग्रेस। ऐसा नहीं है, जिसको जो बोलना है कांग्रेस में विपक्ष के आधार जितना हमको समय मिलता है सबको बोलने का मौका मिलता है। बात ये आपने कहा कंपैरिजन कर रही थी आप भाजपा और कांग्रेस में, तो दोनों पार्टियों का अलग अलग काम करने का तरीका है। ये बात सच है कि बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव जीते हैं, हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा और समर्थक और प्रशंसक हैं, मुझे लगता है कि वो पैन इंडिया, अगर कोई भी दल है जो नेशनली भाजपा को चुनौती दे सकता है एट अ नेशनल लेवल, वो कांग्रेस है। हमारे गठबंधन के तमाम साथी हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि पुरानी पार्टी जिसका केरला से कश्मीर तक हर जगह हमारा एक वोट बेस है, हमारा कार्यकर्ता हैं, तो पैन इंडिया लेवल पर इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कांग्रेस वो दल है जो भाजपा को चुनौती देकर हरा सकता है। पर एक तरफ से जो हम आपका जो नैरेटिव चल रहा है सचिन, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कांग्रेस जो इश्यूज उठा रही है गलत नहीं है, चाहे वो कोविड के ऊपर हो, चाइना घुसपैठिया जब चाइना के लोग आए थे अंदर, और इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन समहाउ ये मुद्दा पकड़ नहीं रहा है, पीपल आर नॉट बाइंग इट। क्या क्रेडिबिलिटी कम है या आपका कम्युनिकेशन कम है? देखिए नाउ पहले होता था चुनाव एक दल का दूसरे दल का, अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि एक सिस्टम डेवलप हो गया है, उसे माफ़ करना, मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व है, तो जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो सिस्टम का है, ब्यूरोक्रेसी का है, मीडिया का है, इलेक्शन कमीशन का है, सरकार का है। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए फंडिंग का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इलीगल, कहा ना, उसके बावजूद भी भाजपा के खाते में उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से 10,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले भारत सरकार ने कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए, खाते सीज कर दिए। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पर है?
ठीक है, सरकार में जब पार्टी होती है तो चंदा ज़्यादा मिलता है, मैं भी मानता हूँ उस बात को। कितना? मगर 99-1, मतलब 99 और 1, आप अंश देखिए। इलेक्टोरल फंड्स बॉन्ड से मिले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, बावजूद उसके पैसा बीजेपी के खाते में पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कलेक्शन किया पैसे का, हमने देख लिया, 99-1 का अनुपात है। और कांग्रेस पार्टी के आप खाते से, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपने खातों से पैसा विड्रॉ करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाव हो गया है, इट इज नॉट जस्ट वन पार्टी अगेंस्ट द अदर, दे आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल। पूरी ताकत, पूरा आक्रमण, इलेक्शन, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, मीडिया हो, सबका। एक तो होता है यूज, एक होता है मिसयूज। और मिसयूज भाई, यूज भी कर लो तो मैं चलो कोई बात नहीं, सरकार में अब यूज करिएगा, लेकिन मिसयूज और उसका शोषण कर कर इतना दबाव विपक्ष बनाया जा रहा है कि चुनाव लड़ना जो पहले होता था, आज वो हालात नहीं है। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने जो इश्यूज रेज किए हैं, मैं मानता हूं कि देश में आज सबसे बड़ा जो इशू है वो बेरोजगारी का है, और जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, ये भयंकर चिंताजनक का विषय, इतना आसान नहीं है। हमें लगता है कि बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, निवेश हो रहा है, लेकिन गांव देहात में जो हालात पैदा हुए हैं, जो किसानों पे आज बीत रही है, उसके कोई विवरण नहीं कर सकता। तो उन इश्यूज को लेकर कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मल्टीपल इश्यूज होते हैं। आज SIR का इशू है, महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, लेकिन चर्चा किस बात पर होती है? वंदे मातरम पर हो रही है। नेहरू जी ने ये नहीं किया, मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं किया। अरे 11 साल से आप सरकार में हैं, आप कब तक आप पंडित नेहरू को और मनमोहन सिंह जी को, राजीव जी को कोसते रहेंगे? अपना भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इन सबको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस का ये भी है, जैसे कि आपने बिहार में बहुत अच्छी शुरुआत करी SIR को लेके, लेकिन जब चुनाव आगे बढ़ता है तो फिर लोगों की जो इश्यूज होती हैं, जैसे आपने गिनाई हैं, रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, ये सब इश्यूज कांग्रेस, या तो आपके लीडर भी गायब थे और कांग्रेस ने इसको आगे तक नहीं बढ़ाया। सो शुरू आप अच्छा करते हैं, फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी आप सब यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के बिहार के परिणाम की चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन कभी आपने चर्चा करी है कि जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तमिलनाडु में, उनके 0 सीट आती हैं, केरल में लड़ती हैं 0 सीट आती हैं। मतलब हमारा जो परिणाम आया हमने देख लिया, और हम बहुत चिंतित हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस था। लेकिन प्रिया जी, जो वोट शेयर था हमारा गठबंधन का, उस बहुत कमी उसमें नहीं हुई है। हमारा वोट पिछले उतना ही है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट होता है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% है। मतलब 100 लोग खड़े किए, उसमें से 91 लोग जीत गए, ये भी अप्रत्याशित है। तो ये कभी कभी लोगों के गले बात उतरती नहीं है कि आप 100 में से 91, कोई वेव का इलेक्शन नहीं है, कोई सहानुभूति का इलेक्शन नहीं है, कोई बहुत मुद्दा वहाँ पे नहीं था, लेकिन खातों में आप पैसे डाल दीजिए वोटिंग से 10 दिन पहले, और बोलो ये ऑनगोइंग स्कीम है, और सब तरह के हथकंडे अपनाने के बाद, खैर मैं जीत हुई है और हम चुनाव नहीं जीत पाए, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन जिन कारणों से ये सब हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने आज बिहार में सरकार को अलाउ किया है कि आप खातों में डाल दीजिए 10,000 रुपये। अभी चुनाव तमिलनाडु में होगा, अगर वहाँ की सरकार करना चाहेगी, क्या अलाउ करेंगे उनको? तो ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन ये जो वेलफेयर पॉलिटिक्स का जो शुरू हो रहा है कि चाहे चुनाव के पहले 10,000 दे दिए, ये तो कांग्रेस और सहयोगी ने भी कहा है, दे आर जस्ट डूइंग इट बेटर, या उनकी सरकार है तो वो दे सकते हैं, आप सिर्फ मैनिफेस्टो में वादे कर सकते हैं, लेकिन कर तो सभी रहे हैं। प्रिया, कोई भी सरकार, कोई पार्टी हो, ये तो ऑब्वियसली वेलफेयर तो हमें कर रही है। हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक आचरण है, एक मर्यादा है। इलेक्शन घोषित हो चुके हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव 12 दिन बाद वोट पड़ेंगे, उस समय आप ये कहें कि ये पहली किस्त आपके खाते में जा रही है, अगर सरकार रिपीट नहीं हुई तो सेकंड किस्त नहीं मिलेगी। और बिहार जैसे राज्य में जहां व्यापक गरीबी है, वहां किसी महिला के खाते में डाल दीजिए कि ये शुरुआत है, अभी 2 किस्त और आएंगी, तो प्रभावित नहीं करेगा उसको। आप मीडिया वाले 2 दिन पहले सब बोलते हैं कोई कैंपेन नहीं करेगा, वोटिंग से 2 दिन पहले, लेकिन वोटिंग से 12 दिन पहले आप खातों में पैसे डाल दीजिए इस वादे के साथ कि ये पहली किस्त है और 2 किस्त मिलेंगे अगर रिपीट हो जाए। तो वेलफेयर पॉलिटिक्स की एक सीमा होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज का एक मर्यादा और एक कॉन्शियस होता है कि आप वादे करें, उस पर डिलीवर करें। लेकिन ये नहीं है कि आप 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अब तक तो नहीं किया उन्होंने, पोलिंग से 10 दिन पहले कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी बिहार की बहनों और बेटियों को आपने पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है, चलिए, लेकिन राजस्थान के बहन बेटियों ने क्या कमी है? राजस्थान की हमारी माँ बहनें हैं,
उनके खाते में क्यों नहीं पैसे डाल रहे आप 10,000 रुपए? मैं बताता हूं, क्योंकि वो चुनाव नहीं है, वहां चुनाव 3 साल के बाद होगा, तो वहां डालेंगे। तो ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ है, ये हमको आपत्ति है। अभी मैंने लीडरशिप की बात करी तो एक हम पैटर्न देख रहे हैं हर स्टेट में कांग्रेस के साथ। आपके साथ हुआ इन राजस्थान, आपका और अशोक गहलोत के साथ, सिंधिया एंड दिग्विजय सिंह जी, अभी डीके शिव कुमार एंड सिद्धरमैया जी। सो ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ। ये कांग्रेस ये कट एंड पेस्ट हर स्टेट में क्यों कर रही है? कुछ इसमें सोल्यूशन नहीं निकल सकता? सोल्यूशन तो एक ही है कि हमको चुनाव जीतना है, अंत का वो सोल्यूशन है। जब जीतते हैं तो फिर ये रोड ब्लॉक आ जाता है। नहीं, रोड ब्लॉक क्या है इसमें? देखो, हर व्यक्ति की अपनी बात करने, लेकिन चाहे शिव कुमार जी हों चाहे मुख्यमंत्री हों, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि हमें पार्टी का जो निर्णय होगा वो अस्वीकार्य होगा। अपनी बात रखी है, बोली है, कुछ मीडिया में बोला होगा, लेकिन अंत में सबने कहा कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है और पार्टी का जो निर्णय होगा उससे सब लोग उस पर अमल करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ कम से कम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। किसी और दल में ऐसा नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि इससे नुकसान होता है, लेकिन अंत में मुझे लग रहा है कि सब बैठकर अपना समझौता कर कर आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली हमें चुनाव जीतना है, उस उद्देश्य के साथ काम करेंगे सब लोग। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर विन्स आल्सो। डिफीट तो अलग बात है, बट जीतने के बाद ही आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। एक सॉर्ट से आप एकजुट लेके लड़ते हैं, उसके बाद किसी आप सबको वादा कर दिया होता है, फिर ये 2.5 साल का तो कभी चलता नहीं है। इट्स जस्ट अ चुनावी दिस थिंग जो आपको दे देते हैं। देखिए, ये जो स्पेकुलेशन है मैं इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने कहा जीत को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ दिल्ली में देख लीजिए, शीला जी चुनाव जीती और 3 बार लगातार ये सरकार रिपीट हुई। असम में गोगे साहब सीएम थे तो लगातार 3 बार वो सीएम बने। हरियाणा में हम लोगों ने अपने आप को रिपीट किया। राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती है। आई थिंक सोनिया गांधी की कांग्रेस मैनेज कर सकती थी, राहुल गांधी की कांग्रेस वही नहीं कर कांग्रेस सकती है। कांग्रेस में अध्यक्ष और अब मैं पदाधिकारी आज हूं, पहले नहीं था, लेकिन पार्टी वही है, सोच वही है, कार्यकर्ता वही है। तो कहना गलत होगा कि तब की है। ठीक है, समय के साथ सब परिवर्तित होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने आप को अगर अडेप्ट नहीं करेंगे, आज की जो डिमांड्स हैं, आज की जो उम्मीदें आकांक्षा लोगों की हैं, अगर उसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो अभी जो नई जनरेशन है, जो आज एक अलग तरह का भारत निर्मित हो गया, आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था। आज जो लोगों की उम्मीद एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अनुरूप हमको काम करना चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी को वी आर अ मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो लोगों के आज क्या दुख दर्द हैं, क्या उनके एम्बिशंस हैं, उसको हम अपने जहन में रखकर आगे बढ़ेंगे, वो हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। हु डू थिंक के पास टफर फाइट थी, आपके डीके शिव कुमार, सिंधिया या सिंधियो? क्या क्वेश्चन है आपका? किनके पास ज्यादा टफर फाइट थी विद इन योर ओन पार्टी? और हु आर द टफर? कोई फाइट नहीं होती है इसमें। फाइट ही थी सचिन, ऐसा नहीं है, फाइट नहीं होती है। कभी कभी काम करने के तरीके अलग होते हैं। कभी कभी आई फील कि हमें चुनाव जीतने के लिए फला चीज़ करनी चाहिए, किसी और की राय हो सकती है, लेकिन बैठकर खुले मंच पर चर्चा भी हम लोग पार्टी के अंदर करते हैं। अल्टीमेटली वी डिसाइड व्हाट इज टू बी डन विद इन द पार्टी। लेकिन मैंने कहा ना, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये कि हम लोग अल्टीमेटली चुनाव जीतें। और देखिए, ये राजनीति है, जो जीता वही सिकंदर। अब हारने के बाद आप कुछ मर्जी बोलिए, लेकिन अल्टीमेटली जीतना है। और हम कम से कम एक परंपराओं के आधार पर, ट्रेडिशंस के आधार पर, कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर चुनाव लड़के जीत रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ मर्जी करो मत करो, उनको जीत से मतलब है। शाम दाम दंड भेद जो करना है करके चुनाव जीतो। और ये अनफॉर्चुनेटली एक नया नॉर्म बन गया है देश में। अच्छा, आपके इंडिया अलायंस के हु वुड यू से आपके सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट सहयोगी हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं? ऐसे नहीं कर सकते। एक परिवार में जो सब लोग हैं बराबर के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन इंडिया अलायंस का लोग बार बार भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने कहा था कि 400 पार 400 पार, वो अटक गए 240 पे। और एनडीए का संख्या बल 292 है आज देश में, और इंडिया गठबंधन का 234 है। तो जो अंतर है वो बहुत अधिक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमत है और एक तरफा सरकार, 2 बैसाखी पे सरकार चल रही है और एक खंडित जनादेश था। ये एक फुल मेजॉरिटी सरकार नहीं है। लेकिन आपने बहुत, जैसे आपने कहा कि आपने 400 पार रोक दिया, लेकिन आपने बहुत जश्न मनाया था कि कांग्रेस अब 100 सीट हो गई है, 3 डिजिट पे आ गई है। अब एक और 100 का आंकड़ा आ रहा है, जैसे कि राहुल गांधी अपनी 100th डिफीट चौक अप करने वाले हैं। तो इसको कैसे आप लेंगे? आप डिफीट की बात करती हैं और मैं हर हार को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता हूं, लेकिन जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव में जब सब लोगों ने कहा था कि, आपने भी कहा मीडिया ने,
कि 300, 400, कोई तो 500 बोल रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो 240 पे अगर रोकने का काम किया तो उसमें काफ़ी हद तक उसका जो क्रेडिट है वो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को जाता है, क्योंकि हम लोगों ने यात्राएं करी, भारत जोड़ो यात्रा करी, देश में एक जागरूकता पैदा करी कि संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, संविधान को इटसेल्फ कुछ लोग चुनौती दे रहे हैं। इन सब बातों को लोगों ने एक्सेप्ट किया और संख्या बल कांग्रेस का 50 के आसपास था, 100 पे पहुंच गया। तो उस बात को साल भी नहीं हुआ है, 1.25 साल हुआ है, लेकिन ये जो रिजल्ट था ये पब्लिक का नेशनल एक व्यू पॉइंट सामने आया। अब विधानसभा चुनाव में हम लोग कुछ चुनाव जीते, कुछ चुनाव हारे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी चुनाव असम में है, केरला में परिणाम आए लोकल बॉडीज के, कांग्रेस ने स्वीप किया उस चुनाव को और वहाँ बहुत जल्द चुनाव होंगे। उम्मीद है कि हमारी सरकार वहाँ बनेगी। असम में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस साथ नहीं लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव। क्या कह रहे हैं? पंचायत चुनाव जो 26 में है वो तो आप समाजवादी पार्टी के साथ शायद नहीं पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं होते ना पंचायत चुनाव, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होंगे और मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने इसको स्पष्ट किया है, हम लोगों ने भी कहा है हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये हर चुनाव एक चुनौती होता है, कुछ हारते हैं कुछ जीतते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी सबसे ऊपर है। हार जीत तो बहुत होती है, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी ऑफ सिस्टम है उसको अगर कोई चैलेंज करता है तो जवाब मांगना हमारा अधिकार है। थैंक यू सचिन जी। लास्ट क्वेश्चन, अगर हम अगले मंच में आपको बुलाएं विद वन सीनियर लीडर, तो मैं वो सीनियर लीडर कांग्रेस का किसको बुलाऊं? दिग्विजय सिंह जी को बुलाऊं, अशोक गहलोत को बुलाऊं, सिद्धारमैया को बुलाऊं? आप सभी को बुला लो, मुझे लगता बढ़िया होगा। वो तीनों हम चार हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी आपका कि आप हमारे मंच में आए। एक तस्वीर, पूर्व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट।